नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा के नगर निगम चुनाव में भाजपा को मिली अपमानजनक हार और सहयोगी जेजेपी का खाता तक नहीं खुल सका, जिसके बाद किसान आंदोलन ने बड़ा नुकसान भाजपा को दे दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति, तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का दावा, केंद्र ने माफ किए खरबों रुपए और इतने में 11 करोड़ परिवार को मिलते 20-20 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा किया है राहुल गांधी ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली अपमानजनक हार, सहयोगी जेजेपी का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को बुधवार को प्रदेश में 2 नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को एक नगरीय निकाय में जीत मिली। सोनीपत नगर निगम में विपक्षी कांग्रेस ने महापौर का पद जीता, जबकि पंचकुला नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई। अंबाला नगर निगम में कांग्रेस के बागी विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस की उपिंदर और अहुलवालिया को 2057 वोटों के अंतर से हराकर पंचकुला के महापौर का चुनाव जीता। गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि अहुलवालिया को 47,803 वोट मिले। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा की वंदना शर्मा को 7,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। महापौर सीट के लिए कांग्रेस के निखिल मदान ने सोनीपत में बीजेपी के उम्मीदवार ललित बत्रा को 13,818 वोटों से हराया। हालांकि रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भाजपा की पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2,087 मतों से हराया। उकलाना नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता। सांपला में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पूजा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज की। रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा नगर समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार संदीप बोहरा को 632 मतों से हराकर अध्यक्ष बने। सिंह को 3,048 वोट मिले, जबकि बोहरा को 2,416 और जेजेपी के मान सिंह को 1,657 वोट मिले। पिछले महीने सोनीपत जिले की बरौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। रविवार को नगर निकाय चुनावों में लगभग 60% मतदान हुआ था। भाजपा ने रेवाड़ी की नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष उम्मीदवार के अलावा तीनों नगर निगम सीटों पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को खड़ा किया था। इसने वार्ड चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों निगमों का मेयर चुनाव और रेवाड़ी का नगर पालिका चुनाव लड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति, तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार रात को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर मंथन कर अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिलों को रोके जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 जनवरी को धरना देने का फैसला किया गया है। 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सप्ताह भर तक गाँव-गाँव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के 3 संशोधन विधेयक और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक राज्यपाल ने आगे नहीं भेजा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने मंत्रियों को टास्क दिया कि वे अपने अपने विभाग का रिव्यू कर नए साल में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्लूप्रिंट तैयार करें। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत कृषि कानूनों को लेकर पहले भी केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर रहे हैं। वे लगातार ट्वीट के माध्यम से समय समय पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर और आक्रामक तरीके से किसानों के साथ आकर उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, केंद्र ने माफ किए खरबों रुपए, इतने में 11 करोड़ परिवारों को मिलते 20-20 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के खरबों रुपए माफ कर दिया। उनका दावा है कि जितने रुपए माफ किए गए हैं उतने में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए मिल सकते थे। बता दें कि कोरोना संकट काल के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से बार-बार अपील की थी कि वह लोगों को कम से कम 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करें। राहुल के इस प्रस्ताव का नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी समर्थन किया था। वायनाड सांसद ने गुरुवार को ट्वीट किया कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ किया। इस राशि से कोविड से मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसान विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व के कुछ बयानों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 50 दिन दीजिए, नहीं तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न किसी चौकी पर कब्जा किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, मोदी जी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण उन पर किसान विश्वास नहीं करते। उन्होंने ट्विटर पर ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्न भी पोस्ट किया और जवाब के लिए 4 विकल्प दिए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वह किसान विरोधी हैं, उनको पूंजीपति चलाते हैं, अहंकारी हैं या फिर इनमें सभी सही है। गौरतलब है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर अलग अलग राज्यों के किसान पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा का विरोध। जी हां दोस्तों, केरल में आज विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच केरल में विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखा। हालांकि भाजपा ने इसका विरोध किया है। केरल विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि किसानों की वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए और केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। केरल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट करती है कि यदि यह आंदोलन जारी रहा तो यह केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर अन्य राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल भूखा रहेगा। विधानसभा में रखा गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि आंदोलन खराब मौसम के बीच हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तीनों कानून केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों की मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 36वें दिन पहुंचा किसानों का आंदोलन, सिंघू बॉर्डर के साथ 3 अन्य जगहों पर जमा है किसान। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 36वें दिन में प्रवेश कर गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के साथ दिल्ली, गाजीपुर और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। फिलहाल दिल्ली 3 ओर से किसान प्रदर्शनकारियों से घिरी हुई है। वहीं बुधवार को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसमें सरकार ने किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। यह अलग बात है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर ठंड का काफी असर देखा गया। करीब 11:30 बजे तक किसान अपनी रजाइयों में ही बैठे रहे। कोई भी किसान धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई किसान नेता भी मंच पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अमूमन इस समय तक मंच पर नारेबाजी शुरू हो जाती थी। ठंड की वजह से किसानों ने अपना कार्यक्रम कुछ देर बाद शुरू किया। दोपहर में जब धूप निकली तो किसान धरना स्थल पर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर 3 दिन से प्रदर्शनकारियों की संख्या घटती जा रही है। वीकेंड पर पंजाब से यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके बाद से प्रदर्शनकारियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। बुधवार को भी सर्विस लेन से किसान वापस पंजाब तो जा रहे थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर आने वालों की संख्या ना के बराबर थी। सिंघू बॉर्डर से पंजाब जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। इस वजह से सर्विस लेन पर काफी समय तक जाम भी लगा रहा। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के बाद पुलिस भी काफी सतर्क हो गई थी। पुलिस ने शाम को एक रास्ते को बंद भी कर दिया। बृहस्पतिवार को भी यहाँ पर पुलिस सुरक्षा कड़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं के नजदीक
कृषि कानूनों पर हजारों की तादाद में एकजुट होकर किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पड़ोसी हरियाणा के नगर निगम चुनावों में झटका लगा है। सत्ताधारी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में मेयर पद से हाथ धोना पड़ा है। राज्य चुनावों के साल भर बाद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेरा में हार गई है। रविवार को अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी के धारूहेरा और रोहतक के सांपला और हिसार के उकलाना में स्थानीय चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। कांग्रेस ने 14,000 वोटों के अंतर से सोनीपत में जीत दर्ज की है। निखिल मदान सोनीपत का पहला मेयर होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लोगों के गुस्से के चलते बीजेपी की यह हार हुई है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा 8,000 वोटों से जीत के बाद मेयर बनने जा रही हैं। वह एचजेपी चीफ और पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। उनके बेटे मनु शर्मा जेसिका लाल हत्या केस में सजा सुनाई गई थी। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने पंचकुला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही बीजेपी को रेवाड़ी नगर परिषद के प्रधान पद पर भी जीत मिली है, जबकि 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर बीजेपी उम्मीदवार सोनू को निर्दलीय पूजा ने बड़े अंतर से शिकस्त दी है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस यहां सिंबल पर नहीं लड़ी थी। जबकि उकलाना में नगर पालिका चेयरमैन के लिए निर्दलीय सुशील साहू विजयी रहे हैं। उन्होंने जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की 2 मांगों पर झुकी सरकार, 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह बेलरी ने कहा कि सरकार ने पराली और बिजली से जुड़ी 2 मांगे मान ली हैं। सरकार इन दोनों से जुड़े प्रावधान वापस लेने को सहमत हो गई है। बाकी 2 मांगे कृषि कानून निरस्त करने और एमएसपी पर गारंटी पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। आज की बैठक में जिन 4 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें 2 मुद्दों का हल निकल गया है। जिन 4 मुख्य मुद्दों पर बातचीत चली वे हैं: पहला, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। दूसरा, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए। और तीसरा, एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत कार्रवाई के दायरे से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी गो बैक के लगाए नारे। जी हां दोस्तों, असम के होजोई जिले कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों नेताओं और सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, बेरोजगारी और किसान विरोधी कानून की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने होजई के शंकर देवनगर में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने धरना दिया। इन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बीजेपी गो बैक, सोनोवाल सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शीलादित्य देव मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों को आवश्यक मूल्यों में वृद्धि के लिए जमकर लताड़ा है। माल, ईंधन, बेरोजगारी की समस्या को हल करने में नाकाम रही बीजेपी सरकार और विवादास्पद कृषि कानून पर विवाद के लिए राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। 35 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी से कांग्रेस के नेताओं ने जनता पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। जनता के हक को छीनने के बारे में भी बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें स्थिति को नियंत्रित करने और आम आदमी को राहत देने में पूरी तरह से विफल रही है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के रूप में सनसनीखेज स्थिति बदल गई। डॉक्टर सदनेक सिंह ने हमारे ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। होजई जिला कांग्रेस के महासचिव विजय चक्रवर्ती ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं, बेरोजगारी और किसान अधिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी के संबंध में एक ज्ञापन डीसी को सौंपना था, जिसे राज्यपाल को भेजा जाना था, लेकिन डीसी ने हमारे ज्ञापन को स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बार बार अनुरोध के बाद भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति से बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग की। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तत्काल हटाने की मांग की। राज्य सरकार और धनखड़ के बीच कानून व्यवस्था, बंगाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं से लेकर प्रशासनिक कामकाज को लेकर वाद विवाद रहा है। पत्र में राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल कार्यालय के शपथ के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को इस मामले पर एक ज्ञापन भेजा। रॉय ने कहा, हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव में विफल रहे हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का उल्लंघन किया गया है। रॉय के अलावा तृणमूल के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ज्ञापन के अन्य हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिन्होंने धनखड़ को कार्यालय से हटाने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए धनखड़ को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर भड़के शरद पवार, कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के प्रयासों में भाजपा को कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। पवार ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल हो चुके हैं। उन्हें भाजपा 2 महीने में सरकार गिरानी थी, फिर उन्हें 6 महीने में ऐसा करना था, फिर 8 महीने में, लेकिन कुछ नहीं होगा। यह सरकार स्थिर है और कार्यकाल पूरा करेगी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की एमवीए सरकार ने पिछले महीने 1 साल पूरा कर लिया। गठबंधन के भागीदारों के बीच वैचारिक दूरियों के कारण इस अवधि में भाजपा के कई नेता ऐसे कहते रहे कि यह सरकार नहीं चल पाएगी। भाजपा और शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव में साथ थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के बाद दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि पवार ने ही शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रह चुके कदावर नेता पवार राज्य में ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज के लिए मार्गदर्शक के तौर पर देखे जाते हैं। शिवसेना के नेता और सामना के संपादक संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, यह सत्ता का दुरुपयोग है। ईडी ने पीएमसी बैंक से जुड़े 4,300 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए वर्षा को तलब किया है। पवार ने कहा कि उन्होंने एक बार मुझे भी नोटिस देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। मैं बैंक के बोर्ड का सदस्य भी नहीं था और न ही बैंक में मेरा कोई खाता है। पिछले साल ईडी ने महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाले के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था और पवार, उनके भतीजे अजित पवार तथा अन्य की भूमिका एजेंसी की जांच के घेरे में आई थी। ईडी ने पवार को समन नहीं किया, लेकिन राकांपा अध्यक्ष ने उस समय जोर दिया था कि वह जांच एजेंसी के कार्यालय जाएंगे। कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राज्य पुलिस ने पवार को मनाया, जिसके बाद उन्होंने कार्यालय जाने का विचार छोड़ दिया। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अनुचित तरीके से उसके नेताओं को निशाना बना रही है। हाल में राकांपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को भी पुणे में भूमि के सौदे में धनशोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। पिछले महीने ईडी ने धनशोधन के मामले में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के परिसरों पर छापेमारी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों से नहीं ली गई थी सलाह, आरटीआई में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित करने से पहले हितधारकों के साथ कई परामर्श किए थे, लेकिन एनडीटीवी द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बताते चले कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को पारित करवाने से पहले परामर्श नहीं लेने का आरोप लगाते हुए लगातार विपक्ष और किसान संगठन आलोचना कर रहे हैं। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा था कि इन कानूनों पर देश में बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई समितियों का गठन किया गया था, जिसके बाद देश भर में कई परामर्श आयोजित किए गए थे। इस महीने की शुरुआत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कृषि कानून पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम किए गए थे। उन्होंने कहा था कि 1.37 लाख वेबिनार और प्रशिक्षण जून में आयोजित किए गए थे और 92.42 लाख किसानों ने भाग लिया था। इसी तरह सरकारी सूत्रों के एक नोट के अनुसार इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक आउटरीच और परामर्श नहीं किया है। नोट के माध्यम से यह भी बताया गया कि कुछ प्रगतिशील किसानों और जानकार मंडी अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों के साथ कई बैठकें हुई थी। मंत्रालय ने एक प्रमुख किसान संघ से भी परामर्श किया था और यहां तक कि उनकी प्रतिक्रिया के बाद अध्यादेश में बदलाव भी किया गया था। एनडीटीवी की आरटीआई क्वेरी की प्रतिक्रिया हालांकि इन दावों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश घृणा की राजनीति का केंद्र बन गया है। 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखकर कहा है कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर भी शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उन लोगों ने मांग की है कि अवैध अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है। पत्र में कहा गया कि यूपी, जिसे कभी गंगा जमुना तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है, जो भारतीय बस एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं। पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है, जिसमें इस महीने के शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का जिक्र किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों को कथित रूप से बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, यह अक्षम्य है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपति से पूछताछ करती रही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।